ससुराल की पहली शादी पर मायके से आई अमीर गरीब बहू की ड्रेस। ठाकुर परिवार के बड़े आंगन में सुबह की रौनक हमेशा की तरह थी। गोपी बहू अपनी सादगी में थी, सबको चाय परोसते हुए, लेकिन आज का माहौल कुछ अलग था। नंद पल्लवी की शादी की तैयारियां जोरों पर थी। वहीं दूसरी ओर हवेली के सामने बने नए हिस्से में एयर कंडीशनर की ठंडी हवा में अनामिका आराम से आईने में खुद को देख रही थी। सिल्क का गाउन, हल्का मेकअप और फोन पर चलती वीडियो कॉल। मॉम सुनो ना, शादी में क्या पहनूं? मुझे तो हर फंक्शन में कुछ नया चाहिए। सुनो गोपी, सुनो अनामिका, जरा सब इधर आओ, मुझे एक जरूरी बात करनी है। जी माँ जी, आ रही हूँ। हाँ मॉम, अभी आती हूँ। ना जाने फिर कौन सा संसार भाषण हो गया। दोनों बहुएं आंगन में आकर खड़ी हो जाती हैं। गोपी के चेहरे पर आदर और अनामिका के चेहरे पर ऊब। देखो बेटियों, अब जब हमारी पल्लवी की शादी तय हो गई है तो ठाकुर परिवार की इज्जत भी दांव पर है। मैं चाहती हूँ कि इस शादी में सब कुछ परफेक्ट हो, समझी? ऑफ कोर्स मॉम, मैं तो सब कुछ ब्रांडेड और परफेक्ट ही रखती हूँ। जी माँ जी, जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा। गोपी, तुझे तो खास ध्यान रखना है। देख, तेरा मायका गांव का है, वहाँ के तौर तरीके अलग हैं। पल्लवी की शादी में लोग बड़े बड़े घरों से आएंगे। कहीं तेरे मायके वालों की वजह से ठाकुर परिवार की मर्यादा पर कोई छींटा ना पड़े, समझी? जी माँ जी, मैं समझ गई। माँ जी, वैसे गोपी भाभी के मायके वाले तो अपनी साइकिल पर भी बारात ले जा सकते हैं ना? ओ भाभी, क्या बात कह दी आपने। साइकिल बारात। सब हंसने लगते हैं। गोपी का चेहरा उतर जाता है। बस बस करो पल्लवी, हंसी मजाक अपनी जगह, पर बात गंभीर है। मैं चाहती हूँ कि शादी में दोनों बहुओं के कपड़े उनके मायके से ही आए। अब ठाकुर परिवार की परंपरा है, बहू अपने मायके की झलक शादी में दिखाती है। जी माँ जी, मैं अपनी माँ को कह दूंगी। और कह देना, कपड़े ठाकुर परिवार के लायक हो, कोई सस्ता फटा हुआ कपड़ा नहीं चाहिए। वो तो पक्का माँ जी, ब्रांड के बिना तो मैं कपड़ा देख भी नहीं सकती। हे भगवान, मेरी माँ तो सिलाई करके ही कपड़े जुटा पाएगी, अब ठाकुर परिवार लायक कैसे बनाएगी? मॉम सुनो ना, अब पल्लवी की शादी में मुझे हल्दी, मेहंदी, संगीत, शादी और रिसेप्शन, हर फंक्शन के लिए अलग अलग आउटफिट चाहिए, वो भी डिजाइनर। कुछ नया और एक्सक्लूसिव भेजो। अनामिका बेटी, पिछली बार के ड्रेस अब तक अलमारी में रखे हैं, तूने पहने भी नहीं, और अब फिर इतने पैसे उड़ाने की बात। मॉम प्लीज, ठाकुर हवेली की शादी है, मैं कोई गांव की बहू थोड़ी हूँ जो एक ही साड़ी में 4 फंक्शन निपटा दूं। अनामिका बस करो, तुम्हारी ये फिजूल खर्ची अब नहीं चलेगी। जो कपड़े तेरे पास हैं वही पहनना, नहीं तो कुछ नहीं भेजा जाएगा। डैड, आप दोनों कभी मेरी इज्जत नहीं समझेंगे। चाहे जो हो, मैं ठाकुर हवेली की सबसे ग्लैमर बहू। गोपी का घर मिट्टी की दीवारों वाला, आंगन की तुलसी, चौरा और रसोई में लकड़ी का चूल्हा। माँ माया देवी अपने पुराने सिलाई मशीन पर कपड़ा सिल रही है, तभी फोन की घंटी बजती है। हेलो गोपी बेटा, कैसी है तू? माँ, मैं ठीक हूँ। माँ जी ने कहा है कि पल्लवी की शादी में हमें अपने मायके से कपड़े लाने हैं। वो कह रही थी कि कपड़े ठाकुर परिवार के लायक होने चाहिए। अरे बाप रे, ठाकुर परिवार के लायक? बेटा, हम तो मुश्किल से घर चला पाते हैं, अब क्या करें? माँ चिंता मत करो, बस अपने मन से बनाना, जैसी भी पोशाक आप बनाओगी मैं पहन लूंगी। ठाकुर परिवार का लायक होना नहीं, मेरे दिल का प्यार उसमें होना जरूरी है। अरे बिटिया, तू तो अपने बाप की तरह सच्ची सोने की बनी है। माया देवी कपड़े के टुकड़े, पुराने जरकन और बचा हुआ सितारा निकालती है और गोपी के लिए धीरे धीरे सिलाई शुरू करती है। अब देखो ठाकुर बहू, तेरी माई अपनी बिटिया के लिए अपनी जान लगा देगी। दिन बीतते जा रहे थे। हवेली में शादी की हलचल बढ़ती जा रही थी। महंगे फूल, डेकोरेशन, डीजे की तैयारी, लेकिन गोपी हमेशा सबसे पीछे रहकर सबका काम संभाल रही थी। भाभी देखो ना, गोपी भाभी पूरे दिन झाड़ू पोछा ही करती रहती है, इन्हें तो अपने कपड़े के बारे में भी पता नहीं होगा। पल्लवी, गांव की बहुएं फैशन नहीं जानती, बस सेवा करना जानती है। वैसे मुझे तो इनकी सादगी पर तरस आता है। तरस मत खाइए दीदी, बस खुश रहिए, मैं तो अपने काम से ही खुश हूँ। वाह, बड़ी दार्शनिक बातें करने लगी आजकल। अनामिका,
गोपी पर ताना मारने से तुम्हें क्या मिलता है? वो पूरे घर की जिम्मेदारी संभाल रही है। तो क्या मैं कुछ नहीं करती? मैं भी तो तैयारियां देख रही हूँ। तैयारियां नहीं, दिखावे देख रही है। अनामिका मुंह फुलाकर चली जाती है। रात को जब सब सो जाते हैं तो गोपी बालकनी में बैठी आसमान देख रही होती है। क्या सोच रही हो गोपी? बस माँ जी की बात याद आ रही है। डर लग रहा है कि कहीं मेरी माँ ठाकुर परिवार की उम्मीदों पर खरी ना उतरे। अरे पगली, तेरी माँ जो प्यार से बनाएगी वो लाखों के कपड़ों से भी ज्यादा खूबसूरत होगा। तू बस खुद पर भरोसा रख। आप भी ना हमेशा दिल को सुकून दे देते हैं। इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक रोज दोनों बहुओं के मायके से पार्सल आता है। सारा परिवार आंगन में इकट्ठा होता है। चलो देखिए, अब दोनों की पोशाकें आई है। पहले अनामिका की खोलो। पार्सल खोला जाता है। अंदर चमचमाता डिजाइनर लहंगा है। देखा माँ जी, मेरे मायके वाले कोई साधारण तो है नहीं। वाह बहू, बढ़िया है, बिल्कुल ठाकुर परिवार के लायक। अब गोपी भाभी की पोशाक खोलो ना, मुझे तो बड़ा मजा आएगा। गोपी का पार्सल खोला जाता है। अंदर हल्के पीले रंग का सुंदर लेकिन साधारण कपड़ा है। हाथ की कढ़ाई सितारे और मोती से सजा हुआ। ओह, ये तो जैसे किसी मेले से लिया गया है। भाभी, ठाकुर हवेली की शादी है, ना कि किसी गांव की चौपाल की। ठीक है, कम से कम साफ तो है। पर गोपी, अगली बार ध्यान रखना। जी माँ जी, धन्यवाद। गोपी की आंखों में हल्का सा आंसू आता है लेकिन वो पल्लू से पोंछकर फिर मुस्कुरा देती है। इस तरह शादी से पहली रात हवेली में हल्दी की तैयारियां चल रही होती हैं। माँ ने कहा था ना, सादगी में ही सुंदरता है। बस वही याद रखूंगी। रात बीती। सुबह की पहली किरण के साथ ठाकुर हवेली फिर से रौनक से भर गई। बाहर हल्दी की तैयारी थी। पीले फूलों की झालरें और हंसी ठिठोली और साथ ही औरतों की बोलियां। चलो चलो, सब तैयार हो जाओ, आज हमारी पल्लवी की हल्दी है। माँ जी, मैं भी तैयार हूँ। सबकी नजरें अनामिका पर टिक जाती हैं। उसने शॉर्ट फ्रिल वाला पीला फ्रॉक टाइप ड्रेस पहना हुआ होता है जिसमें उसका फैशन तो दिख रहा था पर परंपरा नहीं। अनामिका, ये क्या पहन रखा है तूने? ये हल्दी की रस्म है, कोई मॉडल शो नहीं। माँ जी, ये नए डिजाइन का फ्यूजन आउटफिट है। साड़ी शाड़ी अब पुरानी हो गई। भाभी, आप तो बिल्कुल फिल्म स्टार लग रही हैं। पास बैठी औरतें फुसफुसाने लगती हैं। देखो देखो, ठाकुर परिवार की बहू ऐसे कपड़े पहन रही है, शर्म नहीं आती? अरे भाई, पैसे ज्यादा है तो कपड़े कम ही पहनने लगती हैं आजकल। कल्याणी देवी के चेहरे पर शिकन उभर आती है। उसी समय गोपी अपने कमरे से निकलती है, साधारण हल्के पीले रंग के लहंगे में जिसमें उसकी माँ के हाथ की कढ़ाई चमक रही थी। सिर पर पल्लू, चेहरे पर शर्म और मुस्कान दोनों। वाह, ठाकुर परिवार की बड़ी बहू तो सच में लक्ष्मी जैसी लग रही है। देखा, बिना दिखावे के ही शान हो सकती है। देसी हीरोइन। दीदी, आप भी बहुत सुंदर लग रही हैं। थैंक यू, पर मैं तो हमेशा ही लगती हूँ। इसी नोकझोंक के साथ मेहंदी की रस्म भी पूरी होती है। अब बारी थी शादी की, जहाँ पूरा ठाकुर परिवार शेरवानी, साड़ी और गहनों से सजा हुआ था। बाहर बैंड बाजा, आतिशबाजी और अंदर मेहमानों का तांता। अनामिका, जल्दी आओ, फोटोग्राफर बुला रहा है। बस 2 मिनट माँ जी, ये स्ट्रेप ठीक नहीं हो रही। वो सामने आती है, लाल रंग की चमकदार ड्रेस पर इतनी छोटी कि सबकी आंखें चौंधिया जाती है। फोटोग्राफर कैमरा नीचे रख देता है। मैडम, थोड़ा और कपड़ा होता तो फोटो में अच्छा लगता। भाभी, तुम ये ड्रेस लेकर आई हो? ये तो अजीब लग रही है। क्या अजीब है इसमें? ये डिजाइनर पीस है। अनामिका, ये ठाकुर हवेली की शादी है, कोई क्लब पार्टी नहीं। उसी वक्त गोपी आंगन से आती है। माँ के हाथों से सिला हुआ लाल लहंगा, भारी नहीं पर मनमोहक। सादगी में इतनी सुंदरता थी कि सबकी निगाहें उसी पर टिक जाती हैं। अरे वाह, ये हुई असली ठाकुर परिवार की बहू। इस लहंगे में तो जान बसती है। देखो, पैसे से नहीं, माँ के आशीर्वाद से बनी चीज कितनी कीमती होती है। अब समझ आई गोपी की कीमत। फोटोग्राफर फोटो लेने के लिए सबको स्टेज पर बुलाता है। गोपी, अनामिका और बाकी सभी स्टेज पर खड़े हैं। मैडम, थोड़ा पीछे जाइए ना, ड्रेस की वजह से लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है। क्या मतलब? मैं पीछे क्यों जाऊं? वो बस लोग कह रहे हैं कि थोड़ा अजीब लग रहा है। कल्याणी देवी झट से उठती है। बस करो अनामिका, उतर जाओ स्टेज से। पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है।
अनामिका की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो बिना कुछ कहे नीचे उतर जाती है। थोड़ी देर बाद गोपी उसके कमरे में जाती है। दीदी, आप ठीक है? सब मेरी हंसी उड़ा रहे हैं। मैं कितनी बेवकूफ लग रही थी। कोई बात नहीं दीदी, गलती सबसे होती है। ये देखिए, मेरे पास एक और लहंगा है। माँ ने एक और बनाया था, पहन लीजिए इसे। तुम मुझे अपना लहंगा दे रही हो, जबकि मैंने हमेशा तुम्हारा मजाक उड़ाया। कपड़े बदलने से इज्जत लौट सकती है, मन की भलमनसाहत से नहीं। अनामिका लहंगा पहनती है और जब दोबारा स्टेज पर लौटती है तो सबकी निगाहें थम जाती है। वाह अनामिका, अब तू सच में ठाकुर हवेली की बहू लग रही है। कितनी शालीन और सुंदर लग रही है ये। रात को सभी रस्में पूरी होने के बाद कल्याणी देवी और अनामिका दोनों गोपी के कमरे में आती है। गोपी बेटा, माफ कर दे, मैं तुझसे हमेशा ऊंच नीच करती रही। आज समझ आया, असली इज्जत कपड़ों से नहीं, संस्कारों से होती है। भाभी, मैंने आपको बहुत नीचा दिखाया, पर आज आप ही ने मुझे बचाया। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। दीदी, परिवार में कोई ऊंचा नीचा नहीं होता, बस दिल बड़ा होना चाहिए। अब से ठाकुर हवेली की असली शान तू ही है गोपी। तीनों एक दूसरे को गले लगा लेती हैं। शादी खत्म हो चुकी है, मेहमान जा चुके हैं। आंगन में हल्की हवा चल रही है। गोपी तुलसी चौरे में दीपक जला रही है। देखा गोपी, मैंने कहा था ना कि तेरी माँ के हाथ का बनाया कपड़ा सबसे कीमती होगा। सही कहा आपने। माँ का प्यार और अपने संस्कार, यही तो असली गहना है। गरीब दर्जी बहू ने सिला नवरात्रि में 5 नंद के लिए गरबा ड्रेस। गांव की चौपाल पर शाम का समय था। ढोल नगाड़ों की आवाज, रंग बिरंगे झंडे और पंडाल में जगमगाती लाइटें। हर तरफ नवरात्रि की रौनक छाई हुई थी। पंडाल के कोने में बांस की चारपाई पर कुछ औरतें बैठी थीं और आपस में गपशप कर रही थीं। अरे सुनो तो, इस बार का गरबा प्रतियोगिता बड़ा खास होने वाला है। सुना है जो जीतेगा उसे पूरी 5 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। हाँ बहन, लेकिन जीतेगा कौन? पिछले 7 साल से तो हमेशा मुखिया की बेटी नित्या ही जीतती आई है। अरे नित्या को कौन हरा सकता है भला? उसकी ड्रेस ही इतनी महंगी होती है कि सबकी आंखें चौंधी आ जाती है। बाकी लड़कियां तो जैसे पीछे ही रह जाती है। सच कहती हो, हजारों रुपए की ड्रेस पहनती है, ऊपर से डांस सीखने के लिए शहर से ट्रेनर भी बुलवाती है। और हमारा गांव, यहाँ तो लड़कियों के पास पहनने को एक अच्छा लहंगा भी नहीं होता। चारों औरतें खिलखिलाकर हंस पड़ी। उधर उसी गांव के एक कोने में बसा एक छोटा सा मिट्टी का घर, वही घर था सौदामिनी का। घर की हालत देखकर कोई भी समझ सकता था कि यहाँ पर हालत बहुत तंग है। दीवारों की मिट्टी झड़ चुकी थी, छप्पर जगह जगह से टपक रहा था। भीतर से सिलाई मशीन की टक टक की आवाज आ रही थी। सौदामिनी अपने पुराने सिलाई मशीन पर बैठी थी। उसके सामने 5 नंद, शीला, रानी, कुसुम, मंजरी और पायल जमीन पर बैठी बातें कर रही थी। देखो बेटियों, कल से नवरात्रि शुरू होने वाली है, तो आज ही हम सब मिलकर घर की सफाई कर लें। हाँ भाभी, बिल्कुल, लेकिन अब तो सिलाई में लगी हुई है। हाँ, मुझे तो ये कपड़े आज ही पूरे करके देने हैं। गांव के पंडाल के लिए ऑर्डर मिला है। अगर आज ना दूं तो लोग नाराज हो जाएंगे। और तुम सब सफाई कर लो, मैं बाद में मदद कर लूंगी। भाभी, ये सिलाई मशीन तो हमारी सच्ची दुश्मन है, हमेशा आपको इसी में उलझा कर रखती है। अरे पगली, यही तो हमारी रोजी रोटी है। इसी से तुम्हारी किताबें आती है, इसी से शिवू के स्कूल की फीस भर पाते हैं। ये सुनकर 5 बहनें चुप हो गईं। कभी कभी उन्हें लगता था कि उनकी भाभी सिर्फ भाभी ही नहीं है, बल्कि माँ जैसी है। उसी वक्त अशोक काम से थका हारा घर आता है। उसके चेहरे पर पसीना और थकान साफ झलक रही थी। और इतना शोर किस बात का है? लगता है फिर सब बहस कर रहे हैं। भैया, हम बहस नहीं कर रहे, बस भाभी को समझा रहे हैं कि जरा अपने लिए भी टाइम निकालें। भाई, ये सबको संभालती है और मुझे भी। अपने लिए तो इसे कभी वक्त ही नहीं मिलता। सौदामिनी मुस्कुराकर सबकी ओर देखती है। और अगली सुबह सुबह की ठंडी हवा बह रही थी। घर के आंगन में तुलसी चौरा के पास 5 बहनें व्यस्त थी। दीदी देखो ना, कितनी सुंदर चौकी सज गई है। हाँ, माँ अम्बे का स्वागत हम सब अच्छे तरीके से करेंगे। इतने में सौदामिनी भी आकर बैठती है। उसके साथ उसका 5 साल का बेटा शिबू भी कूदता फांदता आ जाता है। सभी ने मिलजुल कर माता की आरती गाई। पूरा माहौल भक्ति से गूंज उठा। माँ,
अम्बे माता में चॉकलेट भी देंगी क्या? सभी हंस पड़े। हाँ बेटा, माता जरूर देंगी, लेकिन पहले अच्छे से पढ़ाई करना पड़ेगा। आरती के बाद पांचों बहनें तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल गई और शिबू को स्कूल छोड़ आई। घर पर सौदामिनी और अशोक रह गए। वहीं दूसरी ओर गांव की गली में फिर से गपशप चल रही थी। नितन्या के लिए गरबा ड्रेस की चर्चा पूरे गांव में थी। अरे सुना तुमने, नित्या इस बार शहर से डिजाइनर ड्रेस मंगवा रही है, पूरे 50,000 का। हराम, 50,000 सिर्फ एक ड्रेस पर। हम तो इतने में पूरे साल घर चला ले। हाँ, लेकिन अमीरों के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, गरीबों के बच्चे तो बस देखते रह जाते हैं। उसी वक्त सौदामिनी भी वहां से गुजरी। उसके हाथ में कपड़े का गट्ठर था। औरतों ने एक दूसरे को इशारा किया और फुसुर फुसुर करने लगी। अरे देखो देखो, यही है वो दर्जी बहू, दिन रात मशीन पर झुकी रहती है। हाँ, पर मेहनती है। पर बताओ, क्या इसकी नंद कभी नित्या के सामने जीत पाएंगी? सौदामिनी ने ये बात सुनी लेकिन कुछ बोली नहीं। उसने चुपचाप कपड़े उठाए और अपने घर चली गई। अगला दिन सुबह का समय था। गांव से कॉलेज जाने वाली पुरानी बस में पांचों बहनें, शीला, रानी, कुसुम, मंजरी और पायल, आपस में धीरे धीरे बातें करते जा रही थी। बस खचाखच भरी हुई थी। खिड़कियों से धूल और हवा अंदर आ रही थी। काश इस बार हम भी गरबा प्रतियोगिता में हिस्सा ले पाते। बचपन से सपना रहा है कि सुंदर ड्रेस पहनकर सबके सामने गरबा करें। सपना तो है दीदी, लेकिन हमारी हालत देखो। फीस भरने के लिए ही भाभी दिन रात मशीन चलाती रहती है। नई ड्रेस कहाँ से आएगी? सपने देखने से कोई टैक्स थोड़ी ना लगता है, लेकिन हाँ, पूरा करना मुश्किल है। अगर किसी तरह से ड्रेस मिल भी जाए तो भी सब सोचेंगे कि हम अमीर नित्या के सामने टिक पाएंगी। वो हर बार जीतती आई है। अरे जीतने हारने की बात छोड़ो, हमें तो बस हिस्सा लेना है। माँ अम्बे के आगे डांस करना ही हमारे लिए सबसे बड़ी जीत होगी। बस में बैठे बाकी यात्री चुपचाप उनकी बातें सुन रहे थे। कुछ मुस्कुरा रहे थे, कुछ दबी आवाज में कह रहे थे कि देखो गरीब घर की लड़कियां भी क्या क्या सपने देखती हैं। बस कॉलेज के गेट पर आकर रुकती है। सभी छात्र छात्राएं भीड़ लगाकर अंदर जा रहे थे। जैसे ही पांचों बहनें उतरती हैं, सामने से चमकदार गाड़ी आती है और गाड़ी से उतरती है नितन्या, गांव की मुखिया की बेटी। उसके हाथ में महंगा मोबाइल, गले में सोने की चैन और कपड़े ऐसे मानो किसी फैशन शो में जा रही हो। उसके पीछे पीछे उसके कुछ अमीर दोस्त भी थे। अरे ये तो हमारी गांव की गरीब मंडली है। स्कॉलरशिप के दम पर कॉलेज आ गई, लेकिन कपड़े देखो, बिल्कुल कूड़ा बीनने वालों जैसी। उसके दोस्त ठहाके मारकर हंस पड़े। सही कह रही नितन्या, लगता है लड़कियां फैंसी ड्रेस की जगह बस अपनी पुरानी चादर पहनकर गरबा करने आएंगी। इनसे तो क्लास में बैठना भी शर्म की बात है। पांचों बहनों ने एक दूसरे को देखा। उनके चेहरे पर थोड़ी तकलीफ थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। नित्या, पढ़ाई पर सबका हक है। माँ सरस्वती कभी अमीर गरीब देखकर ज्ञान नहीं देती। और तुम्हें शायद पता नहीं, हम यहाँ अपने दम पर पहुँचे हैं, मेहनत से, लगन से, तुम्हारी तरह पापा के पैसों के सहारे नहीं। भीड़ में खड़े छात्रों ने वाहवाही की और तालियां बजाई। नितन्या का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। बहुत बोल रही हो तुम लोग। देख लेना, इस बार की गरबा प्रतियोगिता में मैं ही जीतूंगी। तुम सब हिम्मत है तो हिस्सा लेकर दिखाओ और जीत कर दिखाओ। पूरा कॉलेज इस जुबानी जंग का गवाह बना। लड़के लड़कियां कानाफूसी करने लगे। वाह, मजा आ गया। पहली बार किसी ने नितन्या को करारा जवाब दिया। शाम को जब पांचों बहनें घर लौटी तो उनके चेहरे उतरे हुए थे। सौदामिनी सिलाई मशीन पर बैठी काम कर रही थी। उसने बहनों की उदासी देखी। अरे क्या हुआ बेटियों, सब इतनी चुप क्यों हो? पांचों ने पहले टालने की कोशिश की, मगर फिर शीला ने सारी बातें बता दी। कॉलेज में नितन्या का मजाक, उसकी चुनौती और उसका सपना। भाभी, हम भी गरबा में हिस्सा लेना चाहते हैं, पर हमारे पास ड्रेस नहीं है। और जो जीतेगा उसे 5 लाख रुपए भी मिलेंगे भाभी। अगर वो इनाम हमें मिल जाए तो हमारे घर संवर जाएगा। सौदामिनी चुप हो गई। उसके पास कोई जवाब नहीं था। रात भर सौदामिनी करवटें बदलती रही। नंदों की मासूम बातें उसके कानों में गूंजती रही। सुबह होते ही उसने ठान लिया। सुनो बेटियों, तुम सब इस बार गरबा प्रतियोगिता में हिस्सा लोगी। सब चौंक गई। लेकिन भाभी, ड्रेस मैं बनाऊंगी अपने हाथों से। भले ही गरीबी हो, लेकिन हुनर की कमी नहीं है। इस बार हम अपने हुनर से जवाब देंगे। पांचों बहनों की आंखें नम हो गई। वे दौड़कर भाभी से लिपट गई।
भाभी, आप कितनी अच्छी हैं। आपने हमारा सपना सच कर दिया। उसी दिन से सौदामिनी ने योजना बना ली। ग्राहकों के कपड़े सिलते समय बची हुई कतरनों को संभालने लगी। बाजार से सस्ता कपड़ा, सितारे और जरी की पट्टियां खरीद कर ले आई। दिन में वो ग्राहकों का काम करती, रात को पांचों बहनों के लिए ड्रेस सिलने बैठ जाती। सिलाई मशीन की टक टक की आवाज रात भर गूंजती रहती। सौदामिनी, रात भर मशीन चलाती हो यार, आराम भी कर लो थोड़ा। अशोक, ये थकान नहीं, मेरे लिए पूजा है। नंदों का सपना पूरा करना है। कभी शिबू उठकर रोने लगता तो सौदामिनी उसे गोद में लेकर लोरी गाती और फिर मशीन पर बैठ जाती। नवरात्रि के 8 दिन ऐसे बीत गए मानो पंख लग गए हों। आखिरकार पांचों ड्रेस तैयार हो गए। रंग बिरंगे कपड़े, अच्छी कढ़ाई और सितारों की चमक देखकर सभी दंग रह गए। वाह भाभी, ये तो बिल्कुल रानी जैसी ड्रेस है। अब हम भी सबको दिखाएंगे कि गरीब घर की लड़कियां भी कम नहीं है। गांव का पंडाल रोशनी से जगमगा रहा था। ढोल नगाड़ों की आवाज गूंज रही थी। नितन्या अपने महंगे भारी भरकम ड्रेस में आती है। सबकी निगाहें उसी पर टिकी रहती है। उधर पांचों बहनें अपनी भाभी की बनाई ड्रेस पहनकर आती हैं। उनका आत्मविश्वास और मुस्कान सबका दिल जीत लेता है। गरबा शुरू होता है। नितन्या ने भारी ड्रेस के कारण जैसे ही कदम बढ़ाने की कोशिश की, संतुलन बिगड़ गया और वो धड़ाम से नीचे गिर गई। उसके हाथ में मोच आ गई। लोग फुसफुसाने लगे। पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। अब बारी थी पांचों बहनों की। वो माता की भक्ति में लीन होकर गरबा करने लगी। उनके कदम एकदम लय में थे, आंखों में चमक थी और दिल में श्रद्धा। पूरा पंडाल तालियों से गूंज उठा। लोग मंत्रमुग्ध होकर देख रहे थे। जजों ने आपस में चर्चा की और माइक पर घोषणा हुई, इस साल की गरबा प्रतियोगिता की विजेता हैं ये पांचों बहनें। पूरा पंडाल जयकारों से गूंज उठा। जय माता दी, जय माता दी। पांचों बहनों को 5 लाख रुपए का इनाम दिया गया, लेकिन उन्होंने वो रकम अपनी भाभी सौदामिनी के हाथों में रख दी। भाभी, इस इनाम में असली हकदार आप हैं। आपकी मेहनत के बिना हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। सौदामिनी की आंखों से आंसू झरने लगे। अशोक भी गर्व से भर गया। इस जीत के बाद सौदामिनी ने गांव में अपनी दर्जी की दुकान खोली। अब उसके हुनर की चर्चा पूरे इलाके में होने लगी थी। लोग दूर दूर से उसके पास कपड़े सिलवाने आने लगे। गरीबी धीरे धीरे दूर होने लगी। पांचों बहनें पढ़ाई में भी आगे बढ़ी और गांव में मिसाल बन गई। देखा, वही गरीब दर्जी बहू सौदामिनी, उसके हाथों की बनाई ड्रेस ने सबको हरा दिया। सच, अब तो उसका नाम पूरे गांव में लिया जाएगा। कहते हैं ना, मेहनत और लगन के आगे दौलत भी हार जाती है। नवरात्रि का आखिरी दिन पंडाल में ढोल नगाड़े बज रहे थे। लोग नाच रहे थे और सौदामिनी के चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। उसकी मेहनत ने पांचों बहनों के सपने को पंख दे दिया था और उसका परिवार खुशहाली की ओर बढ़ रहा था।